नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री से मिले अरविंद केजरीवाल, पूर्ण राज्य की रखी मांग। मनीष सिसोदिया होंगे डिप्टी सीएम, मंत्रियों के नाम करीब करीब तय। बिहार में राजनीतिक संकट के लिए जेडीयू ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री बनने की जल्दी में नीतीश कुमार। जम्मू कश्मीर में बन सकती है पीडीपी बीजेपी की सरकार, कई मुद्दों पर सहमति। मुफ्ती मोहम्मद सईद होंगे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बीजेपी का। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से विदेशी महिला पर्यटक की मौत। राज्य में बीमारी से अब तक 117 मौतें, देश भर में 400 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। और विश्व कप क्रिकेट का रंगारंग आगाज, 14 फरवरी से मुकाबले। खिताब बचाने का टीम इंडिया पर होगा दबाव। आइए करते हैं पहली खबर से शुरुआत। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अब सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गई है और मंत्रियों के नाम भी लगभग तय कर लिए गए हैं। भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भरोसेमंद मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। केजरीवाल शपथ ग्रहण से पहले ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज सुबह वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां चल रही हैं। 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 6 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। त्रिनगर से विधायक जितेंद्र तोमर, बाबरपुर सीट से गोपाल राय, सुल्तानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार और मटिया महल से विधायक असीम अहमद और 49 दिन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाया जा सकता है। पिछली सरकार में कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होंगे। अभी पार्टी में बहुत सारी चीजों पे विचार चल रहा है, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है जब तक फॉर्मली सारी चीजें कहना हो जाए। वहीं शाहदरा के विधायक रामनिवास गोयल को स्पीकर और शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमारी को डिप्टी स्पीकर बनाने पर भी चर्चा चल रही है। नहीं, पार्टी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई इस विषय पर। हाँ, टीवी चैनलों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। पार्टी ऐसा निर्णय लेती है तो मुझ पर ये विश्वास व्यक्त करती है। मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इससे पहले सुबह करीब 10:30 बजे केजरीवाल 7 RCR पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी ये मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इस दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठा। अरविंद केजरीवाल जी का और मनीष सिसोदिया जी की प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छी मुलाकात रही है। स्वाभाविक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ऐसे में इस प्रकार का रिलेशन बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से ही कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात की है कि किस प्रकार से मिलके दिल्ली को आगे बढ़ाया जा सके। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। हालांकि पहले से तय कार्यक्रम की वजह से मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे। एक दिन पहले ही केजरीवाल ने शहरी विकास मंत्री और गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी और दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा की थी। भावी सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पार्टी के घोषणा पत्र के मुताबिक प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। 49 दिन के काम के बूते केजरीवाल दिल्ली में फिर से अपनी सरकार बना रहे हैं, लेकिन नए चेहरों के साथ। ये चेहरे केजरीवाल के लिए चुनौती तो है ही, लेकिन उससे बड़ी चुनौती अपने अधूरे कामों को पूरा करने की है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी दिल्ली। और वरिष्ठ पत्रकार द हिंदू की एसोसिएट एडिटर स्मिता गुप्ता मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका स्मिता। सबसे पहले ये बताइए कि जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के मैनिफेस्टो में हमने देखा कि जो पूर्ण राज्य का दर्जे की बात थी वो शामिल थी, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट जो था बीजेपी का उसमें ये शामिल नहीं था। हालांकि बीजेपी की भी बहुत मांग रही पुरजोर, लेकिन सरकार केंद्र में बनने के बाद ऐसा लगता था कि उनके नक्शे से हट गया है ये। अब केजरीवाल का मिलना वहां जाकर और नरेंद्र मोदी सरकार को बार बार ये कहना कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये क्या सिर्फ आपको एक पॉस्चरिंग नजर आता है या वाकई गंभीर नजर आ रहे हैं केजरीवाल? और साथ ही केंद्र सरकार का किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया होगी? देखिए, केजरीवाल के लिए ये पूर्ण मतलब स्टेटहुड दिल्ली के लिए ये बहुत अहम रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो सब वायदे किए हैं, स्पेशली जो पुलिस का हो या ज़मीन का हो, ये सब स्टेटहुड मिलने से ही वो कर पाएगा। तो एक तरह से एक चैलेंज भी है केंद्र को।
और आप देखेंगे कि अब केजरीवाल के लिए केंद्र में भाजपा, एमसीडी में भी अभी तक तो भाजपा ही भाजपा का ही जोर है, जोर बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो उनका अपना ऐसा पावर्स वैसे दिल्ली में ज्यादा नहीं है एज चीफ मिनिस्टर। तो स्टेटहुड नहीं मिलने से उनका जो पावर्स रहेगा वो काफी कर्टेल रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि क्या बीजेपी वाकई जिस तरह की जीत हुई है भी आम आदमी पार्टी की, उस जीत को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देगी स्टेटहुड का दर्जा देने के बाद? क्या ऐसा मुमकिन लगता है आपको? मुझे लगता है वो तो रेजिस्ट करेंगे कि वो नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसा शख्स है जो एक तरह से नरेंद्र मोदी से अलग लगते हैं, मगर एक तरह वो उनके लिए कंपटीशन है। क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी अपना जो प्रोजेक्शन और ये यूज ऑफ सोशल मीडिया ये सब करने में माहिर है, उस तरीके से अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी तो सोशल मीडिया का एक प्रोडक्ट ही है। नहीं तो क्या आप उनकी पर्सनैलिटीज की भी बात करें? आप कह रही हैं कि वो शख्सियतें जो हैं दोनों की, वो भी क्या मिलती जुलती हैं? हाँ, मतलब उनकी पोशाक अलग हो सकती है लेकिन मिजाज उनका हाँ, मगर दोनों पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहे हैं अपनी पोशाक के जरिए। वो एक तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, वो दूसरे तरह की। तो फिलहाल आपको लगता है कि क्या ये जो स्टेटहुड का मसला है ये केंद्र और राज्य के बीच एक कन्फ्रंटेशन, एक टकराव की स्थिति पैदा करेगा? क्योंकि पिछली बार भी हमने यही देखा था कि एक सिपाही की बर्खास्तगी के ऊपर जो है पूरी सरकार दांव पे लगा दी थी केजरीवाल साहब ने। ये कन्फ्रंटेशन तो इस विषय पे तो हो हीगा, मगर एक ही फर्क है कि इस बार अरविंद केजरीवाल का जो मेन स्लोगन था इस चुनाव का वो था 5 साल केजरीवाल। तो वो जल्दी से अपना सीट गवाएगा नहीं, मगर प्रोटेस्ट तो रहेगा और ये कन्फ्रंटेशन रहेगा। और इसलिए भाजपा के बड़े सीनियर नेता चुनाव के नतीजे के पहले ही यही मजाक में ये भी कह रहे थे कि यदि कांग्रेस जीत जाए वो भी मुमकिन है, मगर केजरीवाल नहीं जीतना चाहिए क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी जिस तरीके का राजनीति करते हैं वो एक अलग किस्म का है। कांग्रेस और बीजेपी का जो राजनीति है उनका जो विचारधारा अलग हो सकता है, मगर जो एक राजनीति करने का तरीका होता है, स्टाइल होता है, वो एक ही है। तो इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि आम आदमी जिसने वोट किया है, हमारा इलेक्टोरेट जो है वो इतना बेचैन हो गया है, उसे जो है फास्ट डिलीवरी चाहिए, उसे फौरन नतीजे चाहिए। जिस तरह के वादे किए हैं केजरीवाल साहब ने, स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से बदल देंगे, एजुकेशन सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव कर देंगे, हालांकि पूर्ण राज्य भी नहीं है दिल्ली, ये आपको कितना डुएबल नजर आता है और कितना आपको लगता है कि जुमले हैं जो अमित शाह साहब ने इस्तेमाल किया था? नहीं, एक तरह से जुमले हैं, मगर मुझे लगता है कि यदि अरविंद केजरीवाल एक काम कर ले, वो है जो कटिंग एज करप्शन होता है ना, जो आम आदमी को हर राशन कार्ड लेने में या कोई पुलिस हफ्ता लेता है कोई रेडी वाले से, यदि वो सब बंद कर सकता है फिर वो काफी और ये तो डुएबल भी है। हाँ, डुएबल भी है, कामयाब है। आपको याद होगा कि जब उनका 49 डे का सरकार था तब इस तरीके का करप्शन कम हो गया था, नॉट बिकॉज उन्होंने कुछ एक्शन लिया, मगर उसके डर के वजह से काफी हद तक कम हो गया था। एंटी करप्शन मूवमेंट की पैदावार ये पार्टी। इसके अलावा जो नेताओं की आपको जो चॉइस नजर आ रही है, जिस तरह से मंत्रियों के जो नाम हम सुन रहे हैं जो बन सकते हैं, उसमें आपको किस तरह की थिंकिंग, किस तरह की सोच नजर आती है? जैसे मनीष सिसोदिया जो है वो तो उनके बिल्कुल मतलब खास हैं, मोस्ट ट्रस्टेड हैं, तो यदि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो वो उनका अपना कंफर्ट लेवल के लिए है। अब उनका कैपेबिलिटीज वो तो हम आगे देखेंगे, मगर ये है कि अरविंद केजरीवाल का सबसे ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट मनीष सिसोदिया है। लेकिन डिप्टी सीएम बनाया जाना ये भी दिल्ली के लिए नया है। बिल्कुल, ये पहले शायद मुझे याद नहीं आ रहा है कि पहले ये इसके बारे में क्या सोच है आम आदमी पार्टी की कि क्यों नहीं कोई और मंत्री पद दे दिया, बल्कि डिप्टी सीएम ठीक अपना जूनियर चीफ मिनिस्टर बनाना? उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मनीष सिसोदिया अपना काम बांटना चाहते हैं, बांटना भी चाहते हैं, और मनीष सिसोदिया ठीक चैलेंज भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ। और फिर एक चीज है, अरविंद केजरीवाल जो करते हैं, उनका जो क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी है, वो बहुत
जी चलते चलते स्मिता, आखिरी सवाल कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फिलहाल आपको किस तरह से नजर आ रहा है? इतनी बुरी हार के बाद शीला दीक्षित, अजय माकन, जिस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, आपको लग रहा है कि कई विकेट गिर सकते हैं कांग्रेस पार्टी में? पता नहीं, अब तो जैसे ये जो दिल्ली का रिजल्ट था जो बिल्कुल शून्य मिला उनको, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है। अब शीला दीक्षित आज जिस तरीके से उन्होंने अजय माकन को अपना निशाना बनाया है, एक तरीके से मतलब पार्टी में जितना हलचल हो रहा है बाहर उतना आ नहीं रहा है। क्योंकि एक चीज़ है कि इस साल लोग कह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाएं, और इसके खिलाफ बहुत लोग हैं पार्टी में, रेजिस्टेंस है। हाँ, इस कदम के खिलाफ, इस कदम के खिलाफ, क्योंकि वो कहते हैं कि उनमें ना लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ना कुछ काम करने का। आप हर वक्त सुनेंगे कि वो छुट्टी पे चले गए हैं। तो वो लोग चाहते हैं, चुनाव के नतीजे भी गायब थे। तो लोग चाहते हैं कि सोनिया गांधी ही अब अध्यक्ष रहे। जी स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप कह रही हैं फिलहाल की काफी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो डुएबल नजर आ रही हैं। अगर भ्रष्टाचार पे काबू पा लिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, तो शायद ये दिल्ली वासियों के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं होगा। शायद बहुत सारी समस्याएं इसी से हल हो जाएंगी अगर भ्रष्टाचार पे भी काबू पा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इतिहास की खूबसूरत दौड़ से रूबरू कराती बेमिसाल बावलियां, जो हैं वास्तुकला का अद्भुत नमूना। जहां आज भी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं और कैमरे में यहाँ की यादें कैद कर ली जाती हैं। जल्द ही देखिए अस्मिता में एक यादगार सफर, बेमिसाल बावलियां, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर देखा जा रहा है। 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शीला दीक्षित ने पार्टी की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। शीला दीक्षित ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख अजय माकन की रणनीति भटकी हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को चुनाव नतीजों पर बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। कुछ हमारी स्ट्रैटेजी में बहुत कमजोरियां रह गईं और यही कारण रहा कि हम इतनी ऐसी हालत पर पहुंचे। शीला दीक्षित के इस बयान से साफ है कि दिल्ली के चुनाव की हार ने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह परेशान कर दिया है। जिस दिल्ली में कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 सालों तक शासन किया, आज चुनाव में उसी पार्टी की रणनीति और रणनीतिकारों पर सवाल उठ रहे हैं। कैंपेन उनकी लीडरशिप में, वो तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए था। अगर जो क्रिटिसिज्म एग्रेसिव हो सकता है तो अपने बारे में जो अच्छाइयां हैं उनको, उसको भी तो अग्रेसिव होना चाहिए ना। शीला दीक्षित ने दिल्ली के चुनाव से खुद को दूर रखा था। हालांकि दिल्ली चुनाव के प्रभारी रहे कांग्रेसी नेता पीसी चाको ने शीला दीक्षित के इन आरोपों को खारिज किया है। Not only Congress party, including BJP and other parties, and all the political pundits, all the calculations went wrong, and it was a very rare kind of phenomena which happened in Delhi. But how to rebuild the party, Congress party, is everybody's responsibility. That cannot be done by apportioning the blame each other. कांग्रेस को 70 विधानसभा सीटों में से एक पर भी जीत नसीब नहीं हुई थी, जबकि 2013 के चुनाव में पार्टी को 8 सीटें मिली थी। मई में लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस को चुनाव में ये 5वां झटका लगा है। पार्टी के लिए इससे भी ज्यादा चिंताजनक ये हो सकता है कि उसका परंपरागत वोट बैंक भी इस बार उससे छिटक गया। 2013 के चुनाव में 24.55% के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 9.7% मत ही हासिल हुए। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर बीजेपी और पीडीपी के बीच सहमति बनती दिख रही है। दोनों ही दलों के बीच कई विवादित मुद्दे सुलझा लिए जाने की बात कही गई है। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद जल्द ही दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पीटीआई के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री होंगे, जबकि बीजेपी के निर्मल सिंह को
डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। बजट सत्र के पहले राज्य में नई सरकार बनने की उम्मीद है। 23 दिसंबर को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, जबकि बीजेपी को 70 में से 25 सीटें हासिल हुई थी। सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन के पास 44 सीट का होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा फिलहाल निलंबित है और राज्य में राज्यपाल का शासन है। हाँ, उस दिशा में हम जरूर विशेष प्रयास कर रहे हैं। हम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम बना रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने राज्य में सियासी संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ड्रामे की स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है। इस बीच नीतीश के समर्थक 128 विधायकों ने आज दिल्ली की सैर भी की। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच सियासी जंग तीखी होती जा रही है। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को 20 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने को कहा है। जब नीतीश को यह खबर मिली तो उनके सब्र का बांध टूट गया। जानबूझकर बिहार की राजनीति को प्रदूषित करके हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देकर और पूरे माहौल को इतना विषाक्त किया जाएगा और इस प्रकार का एक संकटपूर्ण स्थिति पैदा किया जाएगा और अंत में उनकी मंशा वहां अंततोगत्वा पूरा एक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और इस ढंग की सारी बात है, उनकी योजना है, उसी स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। बीजेपी ने नीतीश के आरोपों को गलत बताया है। हालांकि विश्वास मत पर पार्टी अपने पत्ते खोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि सदन के अगर नेता को, वो अपनी पार्टी के नेता को हटाना भी चाहते हैं तो संवैधानिक नियमों और दायरे का पालन करें। हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोकतांत्रिक पार्टी के नाते समय पे जो उचित निर्णय होगा करेंगे। उधर मुख्यमंत्री मांझी ने पटना में गुरुवार को एक कार्यक्रम में अपने पद पर बने रहने को लेकर इशारों में बड़ी बात कह दी। लेकिन जाते जाते हम आप लोगों की व्यवस्था करके जाएंगे और यदि रहने की बारी आ जाएगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपके लिए और क्या न किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाने की अपील की थी। बीजेपी नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी को धोखा देने और एक महादलित के अपमान का आरोप जरूर लगा रही है, लेकिन 20 फरवरी को विश्वास मत के दौरान उसका क्या रवैया रहेगा ये स्पष्ट नहीं कर रही है। कैमरामैन स्मृति के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि दिल्ली चुनावों में पार्टी की हार का असर सरकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रास्ते में सरकार का आगे बढ़ने का इरादा पक्का है और इन सुधारों से निवेश और नौकरियां बढ़ेंगी और गरीबी दूर होगी। दरअसल दिल्ली चुनावों के नतीजों के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि सरकार अपनी नीतियों पर फिर विचार कर सकती है और 28 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में लोकलुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं। दिल्ली के चुनाव में पार्टी को 70 में से सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई थी। The fact that 4 elections have been won and 1 has not been won is absolutely no ground for believing that there would be any slowdown. जनवरी में महंगाई दर बढ़कर 5.11% हो गई है। दिसंबर में ये आंकड़ा 4.28% था। इस महंगाई दर का आकलन नए आधार वर्ष से किया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने आधार वर्ष को 2009-10 से बदलकर 11-12 कर दिया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। उधर दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन गिरकर 1.7% पर पहुंच गया। नवंबर में ये दर 3.8% थी। कोल ब्लॉक की नीलामी तय समय पर ही होगी। कोयला सचिव के मुताबिक तकनीकी समिति ने शेड्यूल 2 के लिए क्वालिफाइड बिडर्स की लिस्ट तैयार कर ली है। नियंत्रित सेक्टर में 48 बिडर्स को 7 माइंस के लिए क्वालिफाई माना गया है, जबकि अनरेगुलेटेड सेक्टर की 19 खदानों के लिए 86 बिडर्स को क्वालिफाई माना गया है। कोर्ट में आदेश पर 5 खदानों को नीलामी की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। किसी माइन की नीलामी नहीं हो पाने पर उसे कस्टोडियन के हवाले किया जाएगा, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया पर असर न पड़े। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसदीय कार्यवाही में अवरोधों पर चिंता जताई है। गोवा में 2 दिनों के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि संसद और विधायिकाओं में सार्थक चर्चा के लिए सभी दलों का सहयोग जरूरी है।
सुमित्रा महाजन ने कहा कि मीडिया को सदन के भीतर सिर्फ अवरोधों को खबर बनाने के अलावा सदस्यों के रचनात्मक भाषणों को भी जगह देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सूचना क्रांति के मौजूदा दौर में लोगों में जागरूकता बढ़ी है और जनप्रतिनिधियों के सामने उन्हें पूरा करने की चुनौती है। सीपीए का ये 5वां सम्मेलन है और सुमित्रा महाजन इसकी कार्यकारी समिति की चेयरपर्सन भी हैं। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आज दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता शशि थरूर से दोबारा पूछताछ की। एसआईटी ने उनसे वसंत विहार कार्यालय में 2 सत्रों में करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद थरूर के ड्राइवर बजरंगी से भी सवाल जवाब हुए। इस मामले में एसआईटी 15 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें थरूर के अलावा उनके स्टाफ के सदस्य, सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन और समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह शामिल हैं। दिल्ली के एक होटल में पिछले साल 17 जनवरी को सुनंदा पुष्कर का शव मिला था। राजस्थान के जोधपुर में स्वाइन फ्लू से पीड़ित स्वीडन की महिला पर्यटक की मौत हो गई है और इसके साथ ही राज्य में बीमारी से मरने वालों की तादाद 117 हो गई। देश भर में अब तक बीमारी से 400 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत करीब 1 दर्जन राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते असर से लोग दहशत में हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से एक विदेशी महिला पर्यटक समेत 8 रोगियों की मौत हो चुकी है। अब तक 117 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य सरकार हालात से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी है। स्वाइन फ्लू, उसके उपचार के लिए भी तीनों चारों पद्धति से मुफ्त में काढ़ा पिलाने से लेकर आवश्यक औषधियां मुफ्त में वितरित की जाएगी। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात में भी इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में अब तक इस बीमारी से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इससे पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़कर 53 हो गई है। छत्तीसगढ़ में 10 लोगों में इसके लक्षण पाए जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की बढ़ती तादाद से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। जरूरी उपकरण और दवाओं की कमी आम लोगों के साथ साथ डॉक्टरों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश के सारी सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में उचित दवाइयों की व्यवस्था हो, जिसकी गुणवत्ता उच्च किस्म की हो। देश में स्वाइन फ्लू से फरवरी महीने के पहले 10 दिनों में 216 लोगों की जानें जा चुकी हैं। देश भर में इस बीमारी से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में एक भारतीय के साथ गलत बर्ताव पर विदेश मंत्रालय चिंतित है। मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी को बुलाकर दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। आरोपी अमेरिकी पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है। गुजरात के नाडिया में रहने वाली शकुंतला पटेल इन दिनों बेहद परेशान हैं। बेटे के पास अमेरिका के अलाबामा गए उनके पति सुरेश भाई पटेल के साथ पुलिस ने जो किया उससे वो आहत हैं। वो 29 जनवरी गए थे, वो घर पे गया था, फिर पैर अगर गए होंगे तो घूमने निकल गए, घर के आंगन में घूम रहे थे और उसके तीसरे मकान वाले ने फोन कर दिया और पुलिस आ गई। इधर विदेश मंत्रालय ने जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पर अमेरिका से रिपोर्ट मांगी है। I would say that we have acted immediately. We are in touch with the police chief. We have received some assurances from him, and we are ready to provide any necessary consular assistance to the Indian national and his family. सुरेश पटेल के परिजनों ने इस मामले को कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। कई भारतीय अमेरिकी संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं ने इस घटना की निंदा की है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का आज रंगारंग का समारोह के साथ आगाज हो गया, लेकिन मुकाबलों की शुरुआत 14 फरवरी से होगी। 29 मार्च तक चलने वाले क्रिकेट विश्व कप में फाइनल समेत कुल 49 मैच होंगे। मौजूदा चैंपियन भारत पर खिताब बचाने की चुनौती होगी। 11वें विश्व कप क्रिकेट की आज न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रंगारंग शुरुआत हो गई। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कलाकारों की शानदार पेशकश ने समा बांध दिया। समारोह में विश्व कप में हिस्सा ले रही सभी 14 देशों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। भारत समेत इन देशों के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया।
हालांकि विश्व कप क्रिकेट में मुकाबलों की शुरुआत 14 फरवरी से होगी, जिसमें भारत समेत दुनिया की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 14 फरवरी को पहला मैच ग्रुप ए की टीमों न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच क्राइस्टचर्च में होगा, जबकि भारत विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगा। लीग चरण में कुल 42 मैच खेले जाएंगे और 18 मार्च से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू होंगे। पहला सेमीफाइनल 24 मार्च को ऑकलैंड में और दूसरा सेमीफाइनल 26 मार्च को सिडनी में होगा। फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 29 मार्च को खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर कल तक के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी ट्रस्ट के चंदे की हेराफेरी मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी थी। भारतीय मछुआरों के 81 नावों को छुड़ाने के लिए कोलंबो में भारतीय उच्चायोग श्रीलंका की विभिन्न अदालतों में याचिका दायर करेगा। इसकी शुरुआत आज से ही कर दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने भी रामेश्वरम से मत्स्य विभाग के अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को नाव मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ भेजा है। इराक की राजधानी बगदाद में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई झड़प में 31 लोगों की मौत हो गई और 37 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये झड़पें IS के नियंत्रण वाले तिक्रित शहर के बाहरी इलाकों में हुई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि राष्ट्रपति चुनाव में देरी नहीं की जाएगी। गुडलक ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शेयर बाजार में आज भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 271 अंकों की बढ़त के साथ 28,805 अंक पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 86 अंक की बढ़त के साथ 8,814 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन की ओर से भारतीय मूल के वैज्ञानिक गुरप्रीत सिंह को $5 लाख का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार धातु की पतली चादरें विकसित करने के लिए दिया गया है, जिससे पुनः चार्ज की जाने वाली बैटरियां बनाई जा सकेंगी। केरल में चल रहे 35वें राष्ट्रीय खेलों में सेना 76 स्वर्ण पदकों के साथ पहले पायदान पर है। हरियाणा 32 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे और केरल 31 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे पायदान पर बना हुआ है।